तो आज हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस करने थे, सॉल्व करने थे। उन्हें हम करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ triangle whose vertices are जिसका वर्टिस इस तरीके से दिया गया है। A दिया गया है 3,2, B दिया गया है आपका 11,8 एंड C आपको दिया गया है 8,12। ये आपको दिया गया है और इसका एरिया पूछ लिया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पूछ लिया गया। तो याद करिए कि हमने अभी आप इसको मानेंगे तो ए का वर्टिस ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 और ये y3 हो जाएगा। ऐसा मानेंगे ना, क्योंकि कल जब हम आपको पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो वहाँ लिखवाए थे कि वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो 3 वर्टिसेस होती है उसके लिए ये फुलफिल करता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिखा दिए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कल सिखाए थे, हाफ मॉड ले लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है कभी आपका निगेटिव नहीं आएगा। हो सकता है साइन प्लस माइनस करने में इसके अंदर की चीज माइनस में आए, तो मैग्नीट्यूड हमेशा एरिया है तो एरिया भाई निगेटिव हो नहीं सकता, या तो जीरो होगा या जीरो से ऊपर होगा। इसीलिए इसको मॉड के अंदर रखते हैं वेरिएबल वाली चीज, जो सॉल्व करने के बाद आपको प्लस देती है तो ठीक है, माइनस देती है तो भी उसे किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो अब सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि अगर आप शुरू कर रहे हैं x1 से, x1 आप कॉमन ले लीजिए। जब आप x1 कॉमन लेंगे, तो यहां आपका लिखा जाएगा, कहां से शुरू करेंगे, y2 माइनस y3। फिर हमने कहा था आप x2 ले लीजिए। x2 जब आप ले लेंगे कॉमन तो कहां से शुरू करेंगे, अब ये y3 जिसपे खत्म हुआ है ये, और इसके आगे वाला क्या y1 आप घटाएंगे। फिर आप क्या लेंगे, x3 कॉमन ले लेंगे और क्या घटाएंगे, y1 माइनस y2। ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनेगा। कल आपको इसका डेरिवेशन सिखा दिया गया था, आपने उस डेरिवेशन को किया था। अब इसी में आपको वैल्यूज रखती हैं। देखिए x1 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ है 8 और y3 की वैल्यू आपके पास यहाँ है 12। फिर प्लस x2 लिखिए, x2 की वैल्यू आपके पास है 11, y3 की वैल्यू आपके पास है 12, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 2, और उसके बाद x3 की वैल्यू आपके पास है 8, y1 की वैल्यू आपके पास है 2 और माइनस आपके पास y2 की वैल्यू है 8। ये इतना आप कर सकते। अब इसी में आगे देखिए, ये 3 इंटू माइनस 4 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 8 इंटू माइनस 6 ऐसा बन जाएगा। अब आगे और सॉल्व किए तो आपको ये मिला -12, ये मिला +110 और यहाँ पे मिला -48। -12 -48 हो जाएगा आपका -60। अब -60 में ये जाएगा तो आपके पास हाफ इंटू कितना, 110 में आप 60 घटा देंगे तो 50 बचेगा प्लस का, और फिर इसी को आपने काट दिया 2 से तो 25 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया मिल जाएगा किसका, ट्रायंगल का।
तो इस तरीके से 25 यूनिट स्क्वायर, कुछ करना नहीं था आपको, कल फॉर्मूला सिखाए थे, वर्टिसेस दी गई थी, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गया, और ये x3 y3 कोऑर्डिनेट हो गया। हमने लिख लिया x1 y1 x2 y2, ये सब मार्क कर लिया। एरिया का फॉर्मूला आपने कल सीखा, उसी फॉर्मूले को याद रखना है। याद रखने का तरीका, आप x1 x2 x3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद सबके बीच प्लस, ब्रैकेट में आप इस तरीके से y1 y2 और y3 ऐसे लिख लेंगे सर्कुलर फॉर्म में। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, y2 माइनस y3 से शुरू करेंगे, फिर अगले कॉलम पे y1 से y3 से y1 घटाएंगे, और फिर यहाँ से मतलब 2 से आपको शुरू करना है और सबसे x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रहेगा और उसके बाद आप ये लगा देंगे। तो इतना करने के बाद आपको ये उत्तर मिल जाएगा। अब ये तो एक छोटा सा बेसिक था। अब जानते हैं, कुछ बोर्ड में आया हुआ एक सवाल है, 2016 सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ था एक प्रश्न, 4 नंबर का, 2016 सीबीएसई बोर्ड। क्या सवाल था? आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, जिसकी वर्टिसेस इस तरह से दी गई हैं, t t-2, t t-2, फिर t + 2, t + 2 और t + 2, 2 बार यही है, t + 2 t + 2, और उसके बाद जो तीसरी वर्टिस आपकी दी गई है t + 3 + t, t + 3 और t। तो इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, ये 2016 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि लिखा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are these are independent of t, is independent of t। इसका मतलब समझिएगा कि जो एरिया आएगा, ये वर्टिसेस दी गई है t के टर्म्स में, t t-2, t + 2, t + 2 और t + 3 है ना। तो ये जो वर्टिसेस दी गई हैं सब t के फॉर्म में दी गई हैं, पर जो आपका एरिया यहाँ पे मिलेगा इस ट्रायंगल का, वो एरिया क्या होगा? द एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इसी को प्रूफ करना कि एरिया जो आएगा वो टी पे निर्भर नहीं करेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल गया कि अगर ये x1 है, ये जो है y1 है, ये x2, ये y2 और ये x3, ये y3। मैं एक ही बार में लिख देता हूँ इसी में, क्योंकि दोबारा लिखेंगे जगह की और समय की दोनों की कमी रहती है। आप इसको अलग से लिखेंगे ना, कि गिवन वर्टिसेस ए बी सी आर x1 y1 t t-2 है और x2 y2 t + 2 t + 2 है। तो इस तरह से लिख लेंगे, उसको मान लेंगे। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ x1 हमने कहा आप लीजिए कॉमन, फिर y2 से y3 घटाइए, फिर x2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या घटाना है? y3 से y1 घटाना है, फिर क्या करना है? x3 कॉमन ले लेना है और y1 से y2 घटाना है। तो इस तरीके से इतना काम आपको करना है, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब आपके पास x1 y2 y3 सब कुछ है, उसका वैल्यू रखिए। तो यहां देखिए x1 की वैल्यू आपकी कितनी आई? t, और y2 माइनस y3, तो y2 मतलब t + 2 और माइनस y3 तो -t + 2 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि भाई ये बीच में माइनस है ना, ऑपरेट होगा तो यहाँ पे इसका साइन y2 माइनस y3 था, तो ये है y3, t अकेले है तो ये t माइनस का हो गया। अब आगे देखते हैं x2 की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है, x2 t प्लस टू। अब y3 माइनस y1 t, y3 मतलब t और y1 मतलब t माइनस टू, तो जब माइनस के साथ ऑपरेट करेंगे t माइनस टू का, देखिएगा ध्यान से, जब माइनस के साथ t माइनस टू का ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस टी प्लस टू बन जाएगा, ठीक है, माइनस टी प्लस टू, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी प्लस टू। अगला देखिए x3 की वैल्यू कितनी, t प्लस थ्री, और y1 मतलब t माइनस टू माइनस y2, तो माइनस टी माइनस टू हो जाएगा। अब इतना आपके पास अवेलेबल है चीजें। अब देखिए क्या करना है, ये यहां से देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल, ये बाहर आया कितना 2t, यहां से देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 2t प्लस 4 आ जाएगा, 2t प्लस 4, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों पे, यहां से देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस 4, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई यहां आया तो माइनस 4t और माइनस 12 ऐसा बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2t 4t कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में सब, यहाँ से आके पास आएगा -8, मतलब हाफ इंटू 8 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और ये एक प्योर नंबर मिला है, इसमें कोई टी का टर्म नहीं है, इसलिए क्या है, एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी से इंडिपेंडेंट एरिया आपका मिल गया, ये प्रूफ हो गया। तो इतना छोटा सा काम आपको करना था 4 नंबर के लिए, कोई परेशान होने की इसमें आवश्यकता है नहीं। 2016 सीबीएसई में आया हुआ ये प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट, आप उसको कर सकते हैं। अब आगे दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं 2015 सीबीएसई में आया हुआ एक प्रश्न है, 2015 सीबीएसई, और यही 2017 यूपी बोर्ड में भी सेम यही सवाल आया हुआ था। दो 2015 सीबीएसई का सवाल है और यूपी बोर्ड में भी कई बार ये पूछा है। क्या है प्रश्न, लिखा है इफ P 1, P1,2 Q 1,0 एंड R क्या है 0,1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन से साइड, AB BC एंड CA, इन साइड्स का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। समझिएगा कि भाई PQR ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, मिड पॉइंट के, कौन सी साइड, AB BC CA, ये साइड है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दो चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रश्न को जैसे ही आपने देखा, सबसे पहले आप एक फिगर बना लेंगे, फिगर यहाँ पे इस प्रकार से एक बना लेंगे ट्रायंगल का, ये A हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 मान लिया और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने x3 y3 मान लिया। इतने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या किया गया, सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया गया और उसके कोऑर्डिनेट्स a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 ऐसा लेट कर लिया गया, मान लिया गया। अब अगले स्टेज पे आप क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स ढूंढे। तो a का मान लीजिए मिड पॉइंट अपोजिट यहां पड़ा और प्रश्न में इसको कहा गया है क्या, ये P है, इसको कहा गया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। फिर अगली साइड आपकी AB पड़ेगी, ठीक है। A के मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, PAB का था मिड पॉइंट, PAB का मिड पॉइंट था। तो पहले AB ढूंढते हैं। तो AB है, इसका मिड पॉइंट हो गया P1, 2। फिर Q, ये किसका है, BC का। तो BC का यहाँ ये क्या हो गया, मिड पॉइंट Q 1, 0 आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद R, CA का मिड पॉइंट है R, ये दिया गया है 0, 1। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास है सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। ये सब तो लिखेंगे ना, इतना मानेंगे, ये दिया गया है। उसी के आगे देखिए, नाउ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB दैट इज P का होगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये दोनों जुड़ेगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 और ये इज इक्वल टू क्या है, 1, 2 गिवन है। तो यहां से आपको मिला कि दिस इंप्लाइड x1 प्लस x2/2 कोऑर्डिनेट्स बराबर है, मतलब ये एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट वाला पोर्शन ऑर्डिनेट के बराबर, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 बराबर कितना, 1 और y1 प्लस y2 बराबर कितना, 2। इस तरीके से बना। तो x1 प्लस x2 बराबर आपको मिल गया 2, ये इक्वेशन 1। यहां से y1 प्लस y2 बराबर मिल गया 4, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है कि मिड पॉइंट ऑफ BC ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट दिया गया है दैट इज Q BC का। तो देखिए BC x2 x3/2 ना, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2 और ये दिया है 1, 0। तो कंपेयर कर दिए तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया और y2 प्लस y3 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ गए। भाई कोऑर्डिनेट्स दिया गया है तो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का हमेशा क्या होता है, एब्सिसा का सम दोनों वर्टिसेस के बाई 2 और ये 1 के बराबर था, तो कंपेयर कर दिए। ऐसा ही सिस्टम अब तीसरे के लिए करेंगे, R के लिए। एंड R के कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज R इज क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2 और ये दिया गया है 0, 1। तो मतलब x1 प्लस x3 का वैल्यू क्या मिल गया, 0 और y1 प्लस y3 का वैल्यू मिल गया कितना, 2। इधर भेज देंगे 1 से कंपेयर करके। तो ये हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6। अब
इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 सब मिला के आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको x1 x2 y1 y2 और x3 y3 का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x1 x3 का वैल्यू दिया है 0, x1 x3 का वैल्यू दिया है 0 और x1 x2 का वैल्यू दिया है 2 और x2 x3 का वैल्यू दिया गया है कितना 2। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 3 और 5 को दोनों तरफ जोड़ दें, तो हमें x1 x2 x3 भी प्राप्त हो सकता है ना। और जोड़ने के बाद फिर x1 प्लस x3 की जगह 0 रख देंगे तो x2 मिल जाएगा, या दूसरे भी और तरीके हैं। तो यहां से देखेंगे तो x3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस x2, x3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस x2, यहां रख लीजिए x3 की जगह 2 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 बराबर इधर 2 को भेज देंगे -2 हो जाएगा और फिर इसके साथ ऐड कर देंगे तो 2x1 बराबर 0, तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी 0, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ x1 0 हो गया तो x2 2 हो जाएगा और x1 x3 0 है, तो मतलब x1 0 है, x3 भी 0 होगा, तो ही ये दोनों मिलके 0 हो पाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करिएगा, वैल्यू x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू पता करिएगा, और वैल्यू पता होने के बाद आप एरिया का फॉर्मूला लगा के जैसा पिछले क्वेश्चंस में किया सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से आया सिस्टम। चलिए मैं x के लिए सॉल्व कर देता हूं। ऐड कर दिए, अब यहां से देखिए 1 3 और 5 को ऐड कर दिया, तो ऐड कर रहा हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 को। तो देखिए x ये 1 है, x1 ये 3 है और ये 5 इक्वेशन, तो x1 आपको हर चीज 2 बार मिलेगी, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा मिल जाएगा, और बराबर 2 2 4 और 0, तो कितना 4, 2 से डिवाइड कर दिए तो x1 x2 x3 का वैल्यू मिल गया 2 ये। अब आपके पास x1 x3 की वैल्यू दी गई है कितना 0, तो x2 का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या है 0 है, तो x2 बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। इसी तरीके से अगर अब देखिए x1 x2 का वैल्यू 2 है, इतना मिलके 2 बन रहा है, और 2 प्लस क्या करेंगे कि 0 करेंगे तो ही तो 2 के बराबर, तो x3 का वैल्यू मिल गया 0 और x1 का वैल्यू मिल गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x1 x2 और x3 प्राप्त हो गया, x2, ठीक है। अब इनको भी आप ऐड करेंगे तो वही बात है, आ जाएगी 2 बार, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और 4 0 2 6, तो आ गया ये 3, ठीक है, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर आ गया आपका 3, और यहां से देखिए कहां से 0 है, y2 y3 0 है, y2 y3 0 है, तो y1 का वैल्यू मिल गया आपको 3, ठीक है। जब y1 का वैल्यू मिल गया 3, y2 y3 0 है, तो अब देखिए दूसरा रिलेशन यूज कर लेते हैं, y1 प्लस y2 की वैल्यू है 4, तो y3 आ जाएगा -1, y3 आ जाएगा -1, और यहाँ देखिए y2 y3 वाले में 0 है ना, तो यहाँ y3 -1 है, तो ये +1 होगा तो ही 0 आएगा, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा +1। तो इस तरीके से y सब हमने निकाल दिया। अब आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूले में रख कर सॉल्व करेंगे।
तरीका समझ में आया? एक बार फिर इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और 2021 की बोर्ड की परीक्षा में आने वाला सवाल है, ये 100% आएगा। तो फिर से एक बार हो सकता है, अरे ये नहीं कह रहा हूं कि यही लिखा रहेगा पॉइंट, सवाल पैटर्न यही रहेगा, पॉइंट्स बदल सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार फिर देखिए। कहा था कि आपके पास P Q R दिया गया है 1,2 1,0 और R 0,1, ये मिड पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं साइड ए बी बी सी सी ए के किसी ट्रायंगल का। तो ए बी बी सी सी ए हमने ट्रायंगल लिया, P मिड पॉइंट ए बी का हो गया, Q इसका हो गया और R। अब ये मिड पॉइंट्स दिए गए, पर आप मिड पॉइंट किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना सेक्शन फार्मूला से सीखे थे कि सेक्शन फार्मूला आपने सीखा था कि अगर आपको ऑर्डिनेट निकालना है तो यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन अपॉन एम प्लस यन करना रहता था। पर अगर वही यम और यन का रेशियो मिड पॉइंट के लिए हो गया तो ये रेशियो 1:1 हो गया, तो यम एम की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तो आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 आप सीधे तौर पे यही लगा सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लासेस में। तो अब देखिए वही हमने किया कि इसके जो x1 y1 माना है वर्टिसेस और इसका x2 y2, तो इसका जोड़ देंगे बटा 2 करेंगे, x1 प्लस x2/2 किए, y1 प्लस y2/2 किए, तो यही ऑर्डिनेट्स के बराबर हो जाएगा 1 और 2। और इन्हीं को हमने कंपेयर किया, अगर दो कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर में इस तरीके से लिखे हुए हैं कहीं पे a, b इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है c, d, तो एब्सिसा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट मतलब a बराबर c होगा और b बराबर d होगा ऑर्डर पेयर में। तो वही तरह से ये पूरा 1 के बराबर और ये पूरा 2 के बराबर होगा तो ही ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो इसी तरीके से हमने तीनों के लिए, तीनों मिड पॉइंट्स के लिए ये बार बार लिखा, और जब इसको लिखा तो इक्वेशन हमें 6 मिले, फिर x वाले सारे जोड़ दिए, y वाले सारे जोड़ दिए और x y के लिए उसको हल कर लिए। जैसा आप चाहें, लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। अब 3 अननोन वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल के लिए आपको 3 इक्वेशन मिले, आपने हल किए तो x के लिए और y के लिए ये वैल्यूज निकल आई। अब आपने ये वर्टिसेस निकाल लिए, तो ये वर्टिसेस आपका हो गया, ये वाला आपने निकाल लिया 0,3, ये y वाला b वाला आपने निकाल लिया 2,y2 की वैल्यू आपकी आई 1, 2,1, और यहाँ पे c आपने ये निकाल लिया कितना, c x3 0 था और y3 की वैल्यू -1, तो ये आपने निकाल लिया ABC। अब आपके पास ABC अगर पता चल गया उसके कोऑर्डिनेट्स, तो एरिया निकालने के लिए आप आसान सा काम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया उसी में इन वर्टिसेस की वैल्यू आप रखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इस पे हमने चर्चा की। आप इसको अपने से एक बार लगाइएगा, एक आध दो प्रश्न इससे मिलते जुलते और लगा लीजिएगा। आगे अब एक सवाल एनसीईआरटी का है, इसी तरह से दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विथ ए दिया गया और मिड पॉइंट बाकी दो साइड के दे दिए गए, मतलब ए की वर्टिस दे दी गई और बाकी बी और जैसे यहाँ पे तो तीनों नहीं पता था, तीनों मिड पॉइंट पता थे, पर अब क्या है कि ए का क्या दे दिया गया, ए का वर्टिस दे दिया गया x1 y1, बी और सी का मिड पॉइंट पता है, तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलेगा, फिर ऐसा सॉल्व करके बताइएगा उसको, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब है, उससे सवाल लगा लीजिएगा। अब सीबीएसई 2013 में आया हुआ एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो को रोककर सवाल और उसके पैटर्न को सीख सकते हैं।
आगे आपके पास क्वेश्चन एक है, अच्छा सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स की किस वैल्यू के लिए विल द पॉइंट्स x -1 2, 1 और 4, 5 लाई ऑन लाइन, ये कहाँ लाई करेगा, किसी लाइन पे लाई करेगा। तो ऐसे सवाल को, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2013 में आया हुआ था CBSE में, और यही ठीक प्रश्न आपका 2016 के यूपी बोर्ड में आया हुआ था। तो यक्स की क्या वैल्यू है, एक बार नहीं कई बार आया ये, मतलब यही पॉइंट्स लिखे गए थे। आता तो हर साल है, ठीक है। क्या रहेगा कि यक्स की जगह के कर देगा, यहाँ पे बदलता रहेगा नंबर, पर आपको कंडीशन समझनी है कि इसको करेंगे कैसे। तो कोलिनियर होने के लिए, मतलब कह रहा है लाई ऑन ए लाइन, लाइन मतलब ये पॉइंट्स क्या हो, ऐसे ठीक ऐसे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इनके बीच देखो जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होगा तो ही ये स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, 0 होगा तो ही एक स्ट्रेट लाइन बन पाएगी। इसीलिए देखिए 0 के लिए आपको कंडीशन बनाई गई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियरिटी। कल हमने ये सिखाया था कि कोलिनियरिटी के लिए आपका एरिया ट्रायंगल का 0 होना चाहिए, मतलब हाफ, आधा था तो हाफ लिखते हैं, आधा तो कभी 0 होगा नहीं, मतलब सीधे x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब इसी कंडीशन को आप होल्ड कराइए, x के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 5 माइनस 1 5 माइनस 5 माइनस क्या था, अच्छा यहाँ से देखिए ये है, ये x है पहला, तो x1 की वैल्यू x, y2 ये है 1 माइनस y3 ये है 5, x2 ये है 2, y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू -1 तो +1 प्लस x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है +1 तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x -4x, यहाँ से देखिए 5 1 6 हो गया, 6 दूना 12 12 और यहाँ -2 और फिर -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब ये देखिए यहाँ से बचागा आपका पास -4 +4 बचा, इधर गया -4 कैंसिल दोनों तरफ 1, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 जब वैल्यू x का आएगा तो उसी के लिए ऐसी कंडीशन होल्ड होगी कि ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। तो ये करना था आपको। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे NCERT में, और बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ बहुत सारा सवाल है जिसका आप लगा सकते हैं NCERT से, बाकी अपनी रेफरेंस बुक से। कल और कुछ सवाल पे बात करेंगे, एक क्लास और इस पे रहेगी, कोऑर्डिनेट्स पे आपको और क्वेश्चंस कराए जाएंगे कल की क्लास में। आज जो कराया गया है आप अपनी एक्सरसाइज को लगाइए। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, यहाँ पे उसका सलूशन करवा देंगे। धन्यवाद।